हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए थे वो थे बलयुग्म का आघूर्ण और उससे रिलेटेड यानी वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत बलयुग्म आघूर्ण के बाद सतत आवेश परीक्षण यानी कि सतत आवेश वितरण और वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ तक हमने जो हमारे इतने टॉपिक्स थे इन सभी को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस फिजिक्स का, यानी इस यूनिट का, ये कह सकते हैं कि मुख्य टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम यानी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड ही इसके जो 3 अनुप्रयोग हमारे सिलेबस में हैं, वैसे एक अनुप्रयोग इसका जो है वो हटा दिया गया है सिलेबस से जब 30% कोर्स को रिड्यूस किया गया है। तो जिसमें ये जो 3 इसके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशन है, इनके बारे में भी हम आज देखेंगे और गॉस की प्रमेय से देखेंगे। और इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है, ये सभी बोर्ड एग्जाम्स में कई बार पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है गॉस की प्रमेय का। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले इसमें हम जो टॉपिक देखेंगे वो है गॉस की प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो क्या होती है गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम? तो गॉस की जो प्रमेय होती है वो स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से इस बात का ध्यान रखना है कि जो गॉस की प्रमेय है वो सिर्फ और सिर्फ लागू होती है किसमें? बंद पृष्ठ। यानी गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम तभी लागू होगा जब पृष्ठ कैसा होगा? पृष्ठ होगा क्लोज्ड, बंद पृष्ठ होगा। तो ये क्या करती है? यानी गॉस की प्रमेय जो किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, जिसके बारे में मैं कल हमने अच्छी तरीके से पढ़ा था। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स? फाई ई और पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश के बीच संबंध यानी क्यू और फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स और क्यू के बीच संबंध बताने का काम कौन करता है? गॉस की प्रमेय करती है, यानी गॉस का नियम करता है। फाई ई वैद्युत फ्लक्स और आवेश में संबंध बताने का जो कार्य होता है। तो ये तो हो गया, यानी गॉस का नियम कहाँ पर लागू होता है और किसका पता चलता है? इस गॉस के नियम से या गॉस की प्रमेय से। तो ये हो गया इसका जो संबंध है। अब इसकी देखते हैं डिफिनीसन। इसका जो फॉर्मूला है वो इसी की डिफिनीसन से बना है। ये कह सकते हैं कि ये इसकी जो डिफिनीसन है वो इसके फार्मूले से ही बनी हुई है। यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा क्या? फाई ई और क्यू, यानी क्यू और फाई ई के बीच संबंध, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच संबंध। तो क्या होती है गॉस की प्रमेय? तो गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, ये यहाँ पर बहुत ही स्पेशल थिंग्स है कि जो पृष्ठ है वो होना चाहिए हमेशा क्लोज्ड, तभी गॉस की प्रमेय लागू होगी और ये बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होती है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होता है? उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। और अगर हम बात करें बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू है तो इससे निर्गत यानी कि वैद्युत फ्लक्स बराबर Q/ε0। तो क्या होता है? उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स। तो यही फार्मूला होता है गॉस की प्रमेय का, या इसे ही कहा जाता है गॉस का नियम। और ये किसके बराबर होता है? तो फाई ई फ्लक्स हमने पढ़ा भी था पीछे, और हमने आपको बताया था वहाँ पर कि जब हम बंद पृष्ठ लेते हैं, जब हमने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जब हम पृष्ठ बंद लेते हैं तो वहाँ पर हम इसको किससे डिनोट करते हैं? हम इसको डिनोट करते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन से। तो ये जो साइन आपको दिख रहा है ये है क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन। तो फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये भी फाई ई के बराबर होता है और बराबर अभी हमको मिला Q/ε0 गॉस के नियम से। तो ये भी एक फार्मूला होता है, इसी प्रकार से इसको डिनोट किया जाता है। और यहाँ पर ε0 क्या है? तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पीछे जब हमने टॉपिक पढ़ा था, यानी कूलाम का जब नियम पढ़ा था तो वहाँ पर ये आया था, यानी ε0 आया था। इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये क्या होती है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। इसके बारे में हमने डिटेल से पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर हमको केवल ये याद रखना है कि जो फाई ई है बराबर Q/ε0 होता है। तो ये इतना हुआ गॉस की प्रमेय। और इतना मैटर आपको लिखना है किसके लिए? अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आधे लघुत्तरी या लघुत्तरी क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिक्स में, तो आपको केवल इतना करना है, उनकी जो प्रमेय है यानी गॉस की जो प्रमेय है, गॉस थ्योरम है, उसके बारे में केवल लिखना है, उसकी डिफिनीसन और फार्मूला। अब क्या देखते हैं? अब हम इसमें देखेंगे गॉस के नियम की उत्पत्ति
यानी उपपत्ति, यानी कि जो फॉर्मूला है वो किस प्रकार से निकला है और किस प्रकार पृष्ठ से ये फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, इस सभी को एक उपपत्ति के माध्यम से हम यहाँ पर देखेंगे। एक डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो उपपत्ति के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक हम बनाएंगे पृष्ठ, यानी कि एक पृष्ठ दिया हुआ है, ए पृष्ठ यहाँ पर ए पृष्ठ दिया हुआ है और इसके अंदर यानी एक बिंदु आवेश क्या है प्लस क्यू एक यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बिंदु आवेश ले लिया, प्लस क्यू एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। ये प्लस क्यू आवेश स्थित है, इस जगह है बिंदु ओ। ठीक है, इतना हुआ। अब इस पृष्ठ पर एक बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डीए, यानी इसी पृष्ठ पर एक बिंदु है क्या पी कहाँ है, यहाँ पर है बिंदु, यहाँ पर है बिंदु पी। ठीक है, ये दिया हुआ है बिंदु पी। तो बिंदु पी के चारों ओर क्या एक लघु क्षेत्रफल अवयव क्या है डीए दिया हुआ है। तो इसके चारों ओर ये दिया हुआ है यहाँ पर क्या डीए, ये है यहाँ पर डीए। अब क्या मानते हैं, ओपी बराबर आर है, यानी ये जो, अब यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इसको इस प्रकार से मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। अब ओपी कितना है, तो ये है बिंदु ए और पी तक की दूरी ये है आर। ये क्या दी हुई है, ये दी हुई है आर। ठीक है, तो इतना हमको मिल गया है यहाँ पर। अब क्षेत्रफल अवयव डीए है, पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचे गए वेक्टर को डीए वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इसको किससे, डीए वेक्टर से डिनोट करते हैं, जो कि होगा इस तरफ, यानी इसे डीए वेक्टर, इस तरह से हमने डिनोट किया। अब बिंदु ओ पर स्थित आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई वेक्टर है जो ओपी के अनुदिश है। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु पी पर क्या होगी, ये होगी ई वेक्टर, और ये बाहर की ओर होती है प्लस के लिए, ये आपको पता ही है पहले से। और ये ओपी के अनुदिश भी बता रहा है यहाँ पर, तो ओपी के अनुदिश है। अब क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाले बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो ये हमारा बन गया फिगर, और इसके बीच का जो ये कोण होगा ये होगा हमारा थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फिगर है जो वो आपको बना लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है यानी डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसे हम कह सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। इतना हमको यहाँ पर मिल गया। तो थीटा क्या है, ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच का कोण दिया हुआ है, और हमको पता है कि क्या होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है, ये किसी एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। तो ये यहाँ पर है, ये हमको पता है। तो अब क्या रख देंगे, ई की जगह यहीं रख देंगे यहाँ पर। तो ऊपर वाले संबंध यानी ई डी ए कॉस थीटा से यहाँ पर रख देंगे क्या, डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। यानी इन दोनों से आपस में हम जब इनको मर्ज कर देंगे तो हमारा जो बन के आएगा डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो दिया हुआ है, ये इतना जो दिया हुआ है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डी ओमेगा के, डी ओमेगा। और डी ओमेगा क्या है, यह है क्षेत्रफल अवयव डी ए द्वारा बिंदु ओ पर आंतरित घन कोण। तो ये बराबर हो जाएगा डी ओमेगा के। तो फिर हम लिख देंगे डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। इतना अब हमारा आ गया। अब क्या है, संपूर्ण पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा यहाँ पर हमारा, तो कुल वैद्युत फ्लक्स में हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो दिया हुआ तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा। ठीक है, और इसका मान क्या होता है, डी ओमेगा बंद, यानी कि क्लोज इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई। ठीक है, और कैसे होता है कि संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बिंदुओं पर अंतरित घनकोण ही बनता है, उसका मान जो होता है वो होता है 4 पाई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई, क्योंकि इसकी जगह हमको क्या रखना है 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, हमारा जो फाइनल फार्मूला आ गया यहाँ पर वो आ गया फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और देखिए हमको वही प्राप्त हो गया जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, यानी कि
इट इज गॉस लॉ, या ये कह सकते हैं कि यही है गॉस की प्रमेय। यही क्या है, यही है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो ये हो गई इसकी उत्पत्ति। इस प्रकार से आपको उत्पत्ति करनी है। यदि ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए तो आप यहाँ पर उत्पत्ति करेंगे इस फिगर को यहाँ पर बना के, और इसी तरीके से इसका जो मान है वो यहाँ पर निकलेगा। अब देखते हैं एक कंडीशन यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ये जो प्लस क्यू आवेश है ये दिया हुआ है कहाँ पर, ये बंद पृष्ठ के अंदर स्थित है प्लस क्यू आवेश। और क्या हो, अगर ये आवेश कहाँ स्थित हो, ये प्लस क्यू आवेश स्थित हो इस पृष्ठ के बाहर, अगर बाहर स्थित है प्लस क्यू आवेश किसी पृष्ठ के, तो वहाँ पर जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा यानी नेट वैद्युत फ्लक्स होगा 0, यानी कोई भी वैद्युत फ्लक्स काम नहीं करेगा अगर ये प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित होगा। तो ये भी एक अलग से कंडीशंस है, तो ये आपको हल्की सी यहाँ पर याद रखनी है कि अगर प्लस क्यू आवेश बंद पृष्ठ के अंदर ना होकर बाहर स्थित होगा तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान है फाई ई का जो मान है वो हमेशा कैसा होगा, वो होगा हमेशा 0, कुल वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। अब क्या है, अब हम देखेंगे गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी विशेषताएं। तो ये आपको केवल सुनना है, ये जो गॉसियन पृष्ठ तथा उसकी जो विशेषताएं हैं ये आपको जो हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ पर आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आपको यहाँ पर केवल बता रहे हैं यानी समझा रहे हैं कि किस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ होता है। तो यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पृष्ठ की खासियत क्या है कि उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लीजिए पी पर हमको वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना था, तो वहाँ से गुजर कर जाना चाहिए जो गॉसियन पृष्ठ है, जो गॉसियन पृष्ठ दिया हुआ है। तो ये इसकी कंडीशंस होती है, विशेषताएं होती हैं। अब क्या है, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिनसे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर है, पृष्ठ पर है अथवा पृष्ठ से बाहर है कि स्पष्ट अंतर किया जा सके। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो गॉसियन पृष्ठ होना चाहिए एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि गॉस की प्रमेय के लिए सबसे जो आवश्यक विशेषता यानी इम्पोर्टेंट जो विशेषता है गॉस की प्रमेय की वो यही है कि जो पृष्ठ है वो बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। तीसरी इसकी जो विशेषता है वो क्या है, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए जिससे कि क्षेत्र पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तथा परिणाम में नियत हो। तो ये जो विशेषताएं थी गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, यानी अब हम देखेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो इसके 3 यहाँ पर हमको अनुप्रयोग पढ़ने हैं, 3 एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, और जिनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें हमने पीछे भी हम पढ़ भी चुके हैं, यानी रेखीय और पृष्ठीय आयतन तीनों अनुप्रयोग हमको करने होंगे, और जिनमें कि एक डेरिवेशन है, फॉर्मूला भी हमको प्राप्त होगा। तो सभी को अच्छी तरीके से देखते हुए चलेंगे। तो अगला टॉपिक जो हमारा है गॉस के नियम के अनुप्रयोग, यानी कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये इसका एक अनुप्रयोग है, यानी गॉस के नियम से ही यहाँ पर हमको जो फॉर्मूला प्राप्त होगा, जो डेरिवेशन हम करेंगे गॉस के नियम के अनुसार ही यहाँ पर हम करेंगे। अब हम चलिए जो एक फिगर बना हुआ है इसके माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे सभी चीज़ों को। पहले हम बनाएंगे फिगर, उसके बाद में हम देखेंगे जो हमारा डेरिवेशन है उसके बारे में। ठीक है, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था, पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व, यानी कि जब कोई आवेश किसी एल लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। तो वो डिफिनीशंस का काम यहाँ पर पड़ेगा, जो वहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा था उसका उपयोग यहाँ पर पड़ेगा, और उसको हमने किससे डिनोट किया था, लैम्डा से, यानी कि लैम्डा बराबर Q/L। ये हमने फार्मूला पीछे पढ़ा था। लैम्डा क्या है, यहाँ पर रेखीय घनत्व है, तो इसका भी यूज आगे हमको पड़ेगा। तो ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा कूलाम/मीटर है। तो लैम्डा दिया हुआ है क्या, इसका एक समान आवेशित तार का रेखीय आवेश, ये है एक समान आवेशित तार, और इसमें इस प्रकार से जो आवेश है उसको वितरित किया गया है, एक समान आवेशित तार दिया हुआ है। और ये क्या है, ये जो बेलनाकार है ये है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो ये दिया हुआ है क्या, गॉसियन पृष्ठ दिया हुआ है। अब तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। तार से r दूरी पर एक बिंदु ये दिया हुआ है हमको P, यहाँ पर एक बिंदु P है r दूरी पर, जिस पर हमको क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब P से गुजरने वाला L लंबाई का
जो गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं, पृष्ठ ये हमने खींच लिया, पहले से ही खींच रखा है। सममित के कारण इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिणाम जो होगा, परिमाण होगा, ई समान होगा और बाहर की ओर दिष्ट होगा। यानी इस P से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बाहर की ओर होगी, ई वेक्टर, ये बाहर की ओर हुआ है, ठीक है। और क्षेत्रफल अवयव दिया होगा DA के लिए, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ही तथा क्षेत्रफल वेक्टर DA वेक्टर दोनों एक ही दिशा में होंगे, यानी DA वेक्टर भी इसी दिशा में होगा, DA वेक्टर भी इसी दिशा में होगा। इतना हो गया। और यहाँ पर यानी ऊपर एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी इस तरफ होगी ई वेक्टर और ये होगा DA वेक्टर। तो इतना हमको फिगर में यहाँ पर डिनोट करना है और ये L लंबाई यहाँ पर होगी, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है वैद्युत फ्लक्स DA से होकर जाने वाला, क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स का हम यहाँ पर लगाएंगे क्या, फॉर्मूला। तो यहाँ पर जब हम फार्मूला लगाएंगे तो ये होगा डी फाई ई, वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला है ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसे ही हम लिख सकते हैं क्या, ई डी ए कॉस थीटा। और कॉस यानी थीटा का मान है यहाँ पर 0, क्योंकि दोनों हैं आपस में समांतर और दोनों समांतर है, तो कॉस 0 का मान होता है 1, यानी आ गया ई डी ए के बराबर हो गया जब हमने ई डी ए कॉस थीटा लिखा। तो अब क्या है, अब लेंगे हम क्या, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो वो क्या होता है, वो अलग होता है, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसमें ई डी ए कॉस थीटा फिर जब हम लगाएंगे तो ई आ जाएगा कांस्टेंट के रूप में बाहर और ए डी ए यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है, ये बेलनाकार दिया हुआ है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लेंगे किसके बराबर, इसके बराबर, यानी कि ये होगा ए डी ए बराबर, हम यहाँ पर क्या ले लेंगे 2 पाई आर एल। ये क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, और बेलनाकार है यहाँ पर हमारा क्या, गॉसियन पृष्ठ, इसलिए ये ले लेंगे हम यहाँ पर 2 पाई आर एल। तो अब ये रखने पर, ये हम जो ऊपर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 2 पाई आर एल, ठीक है। अब इन पृष्ठ के समतल सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर सभी स्थानों पर लंबवत होंगे। वो हमने ऊपर देखा कंडीशन से, डी ए वेक्टर और ई वेक्टर क्या हैं, आपस में लंबवत हैं। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो ऊपर दिया हुआ है, और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम लगाएंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हुआ हमारा क्या, गॉस की प्रमेय का जो फॉर्मूला वहाँ से हमको निकला था। अब हमको यूज पड़ेगा जो हमने ऊपर क्या पढ़ा है, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। तो यहाँ से हमको क्यू का मान क्या मिलेगा, क्यू का मान हमको मिलेगा लैम्डा एल। तो यहाँ पर हम क्यू की जगह क्या रख देंगे, हम रख देंगे यहाँ पर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर लिख देंगे और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की आपस में क्या करने पर, तुलना करने पर। तो समीकरण 1 और 2 की जब हम तुलना करेंगे, यानी कि दोनों फाई ई के बराबर हैं, तो ये आ जाएगा हमारा ई 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। इतना हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या करेंगे, इस एल से ये वाला एल कैंसिल हो गया, तो ई बराबर क्या मिलेगा हमको यहाँ पर, ई बराबर हमको मिलेगा लैम्डा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो इतना मिला हमको यहाँ पर। तो हम अब क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमको फाइनल फार्मूला मिलेगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखिए एक जगह कर लिया हमने, नीचे भी 2 का गुणा किया और ऊपर भी 2 का गुणा किया, यानी ये मिल गया 2 लैम्डा अपान आर। ये हमको फाइनल किसके लिए मिला, एक समान, यानी एक समान अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मिली, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर। और इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो यही इसका जो फॉर्मूला है वो हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये तो एक अनुप्रयोग हमने अच्छी तरीके से सॉल्व किया। पहले हम फिगर बनाएंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे इस डेरिवेशन को। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक अपना। तो अगला अनुप्रयोग है यहाँ पर अनंत विस्तार की समतल आवेशित
अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर क्या दी हुई है, यहाँ पर समतल आवेशित अचालक चादर दी हुई है, उसके निकट हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पीछे हमने क्या, एक हमने सीधे लंबे तार में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर किसी पृष्ठ के लिए निकालेंगे। ये पूरा पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है और ये है गॉसियन वेलन। क्या है, गॉसियन वेलन, ये गॉसियन वेलन यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हमको निकालना है इसके लिए, यानी यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित है, एक Q आवेश है समान रूप से, ये देखिए ये जो प्लस प्लस है ये सभी वितरित किया गया है इस पूरे पृष्ठ में, तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। हमने पीछे इसकी डिफिनीशन भी पढ़ी थी कि पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं, यानी इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A। तो इस फार्मूले का आगे हमको यूज यहाँ पर पड़ेगा। जैसे हमने तार वाले में क्या लिया, तार वाले में लिया लैम्डा बराबर Q/L, तो यहाँ पर हम लेंगे सिग्मा बराबर Q/A, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ घनत्व लेना है हमको, जिसकी डिफिनीशन और फार्मूला हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। ठीक है, तो इतना यहाँ पर हो गया। अब क्या है, एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल शीट के एक तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व तो क्या है, सिग्मा है। एक समान रूप से अचालक चादर है और अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित है। ठीक है, सीट का यह तल आवेश की एक समतल चादर बना हुआ है। अब अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर के निकट चादर से r दूरी पर एक बिंदु क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है। r दूरी पर एक बिंदु दिया हुआ है, क्या, एक बिंदु, ये इस जगह दिया हुआ है P, जिस पर हमको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। और चादर के दूसरी ओर बिंदु P के सममित क्या है, बिंदु P डैश दिया हुआ है। दूसरी ओर क्या दिया हुआ है, दूसरी ओर दिया हुआ है P डैश। तो हम क्या करेंगे, चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। ये जो गॉसियन बेलन ये पूरा बना हुआ है, ये हम पहले से ही हमने खींच रखा है, लेकिन इसको बाद में खींचा जाएगा। हम बाद में इसकी एक कल्पना करते हैं कि एक गॉसियन बेलन वहाँ पर दिया हुआ है और समतल सिरे के चादर के समांतर तथा बिंदुओं P और P डैश से गुजरते हैं। माना कि इस बेलन के प्रत्येक सिरे पर क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र E वेक्टर गॉसियन बेलन के समतल सिरों के लंबवत वक्री पृष्ठ के समांतर है। तो बेलन के क्या, यहाँ पर देखिए दो सिरे दिए हुए हैं, P और P डैश, और पहले इसमें डिनोट कर लेते हैं, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इस तरफ होगा और उसके अनुदिशी ही होगा क्या, dA वेक्टर। और इसी तरह यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर E वेक्टर होगा इस तरफ, ये हुआ E वेक्टर और dA वेक्टर यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना हम यहाँ पर डिनोट कर लेंगे। अब यहाँ पर पिछले वाले जो हमने पिछले वाला डेरिवेशन किया उसमें हमको एक ही E वेक्टर और dA वेक्टर दिया हुआ था, यानी एक ही पृष्ठ लिया था, और यहाँ पर हमने दो पृष्ठ लिए हैं, यानी P और P डैश दोनों। इसलिए बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी हम ये कह सकते हैं कि कुल टोटल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम यहाँ पर लेंगे दोनों पृष्ठों के लिए। तो दोनों पृष्ठों के लिए लेने का क्या मतलब है, तो दोनों पृष्ठों के लिए लेने का ये मतलब है कि फाई E बराबर E वेक्टर डॉट dA वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, यानी दोनों को आपस में जोड़ देंगे दोनों पृष्ठों का। अब क्या है, dA वेक्टर समतल सिरों पर क्षेत्रफल वेक्टर है और E वेक्टर और dA वेक्टर के समांतर है। तो इस प्रकार से हमको क्या मिला, इस प्रकार के हमको ये मिलता है कि इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, E dA cos थीटा, E dA cos थीटा इसकी जगह लिख लेते हैं। यानी जब हम इंटीग्रेशन हटा देंगे तो हमको मिलेगा EA प्लस EA, क्योंकि cos 0 का मान क्या होता है, ये आपस में समांतर है, तो समांतर के लिए होगा 0 अंश, और cos 0 अंश का मान क्या होता है 1, इसलिए यहाँ पर EA और EA बचा, यानी कुल टोटल 2EA बचा फाई E, यानी वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, इतना हमको यहाँ पर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो गॉसियन बेलन के वक्री पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स तो शून्य दिया हुआ है। E वेक्टर और dA वेक्टर परस्पर क्या है, लंबवत हैं, अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा फाई E बराबर 2EA, जो ये हमने यहाँ पर क्या किया, निकाला। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब हम फिर यहाँ पर गॉस की प्रमेय लगाएंगे, जैसा कि हमने पीछे किया था। पिछले वाले डेरिवेशन में जैसा हमने किया है उसी तरह से करते हुए चले जाएंगे। बस अंतर यहाँ पर ये कि पीछे हमको दिया गया था एक समान लंबाई का तार और यहाँ पर दिया हुआ है एक पृष्ठ। तो गॉस की प्रमेय,
गॉस की प्रमेय ये तो होगी सेम ही, यानी फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और एक बार फिर ध्यान देना है जो हमने ऊपर लिखा पृष्ठ घनत्व का फार्मूला, यानी कि सिग्मा बराबर क्यू अपान ए। तो यहाँ से क्यू का मान क्या आ जाएगा, सिग्मा ए। तो यहाँ पर क्यू की जगह क्या रखेंगे, फाई ई बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये बनेगा समीकरण नंबर 2, यानी ये क्या बना, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, फिर समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, दोनों ही किसके बराबर है, फाई ई के बराबर है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई बराबर हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर हमको जो फाइनल फार्मूला मिला, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमको फाइनल फार्मूला मिला। और इसका क्या अर्थ है, यहाँ पर हमको क्या है, आर नहीं है, आर नहीं प्राप्त हुआ इस डेरिवेशन में हमको, और पिछले वाले डेरिवेशन में आर हमको नीचे मिला था, यहाँ पर हमको मिला केवल ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका क्या मतलब है, आर नहीं है, इसका ये अर्थ है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो समान है। सभी बिंदुओं पर ई क्या है, ई है इक्वल, ई समान है, इसका यही मतलब निकला यहाँ पर। और इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो धनावेशित चालक चादर है उसके समीप किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत तथा चादर से दूर की ओर होगी, यानी चादर के लंबवत होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा और चादर से दूर होगी। इससे ये स्पष्ट हुआ, आर न होने से ये स्पष्ट हो गया कि ई जो होगी वो इक्वल होगी, सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा अनुप्रयोग। अब देखते हैं लास्ट अनुप्रयोग, जो कि होगा एक आवेशित गोले के लिए। अब हम देखेंगे एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी एक आवेशित गोलीय कोश दिया हुआ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये है हमारा क्या, आवेशित कोश। ये है आवेशित कोश, जिसकी त्रिज्या क्या है, ये है इसका केंद्र, और इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस है आर रेडियस का ये आवेशित कोश है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी प्लस क्यू जो आवेश है ये एक समान रूप से वितरित है इस गोले के चारों ओर, यानी इसके आयतन में इस आवेश को वितरित किया गया है। तो यही है मुख्य आवेशित कोश। और इसके अंदर हम एक खींच लेते हैं गॉसियन पृष्ठ। ये क्या होगा, ये होगा गॉसियन पृष्ठ। क्या खींच लेते हैं हम, एक खींच लेते हैं गॉसियन पृष्ठ। और इस कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर तथा कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अभी तक हम क्या ज्ञात कर रहे थे, अभी तक हमने ज्ञात किया था जब हमने वो एक समान आवेशित, यानी हमने तार के लिए डेरिवेशन किया तो वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी एक जगह। फिर हमने जब पृष्ठ के लिए किया वहाँ पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। लेकिन यहाँ पर 3 कंडीशंस बनेंगी। 3 कंडीशंस क्या बनेगी कि हमको 3 जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी, इस कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो अब हमको बाहर ज्ञात करनी है, भीतर ज्ञात करनी है। हमने एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया पृष्ठ पर, तो इसी गोलीय कोश के पृष्ठ पर, और फिर हमने एक बाहर भी, ये जो डॉटेड लाइन बनी हुई है, बाहर भी एक पृष्ठ हमने खींच लिया है, जिस पर हम यहाँ पर एक पृष्ठ ले लेते हैं, एक पृष्ठ बना लेते हैं, और इसकी यहाँ से लंबाई जो होगी वो होगी क्या, स्मॉल आर। और ये जो गोले की त्रिज्या है वो कितनी है, वो है कैपिटल आर। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों आर में कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों का यूज होगा। तो यहाँ पर एक बिंदु P है, बाहर बिंदु, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और हमको बाहर भी ज्ञात करनी है। फिर हम ज्ञात करेंगे पृष्ठ के लिए, फिर हम ज्ञात करेंगे गोलीय कोश के अंदर। तो सबसे जो यहाँ पर मेन है, जो मुख्य है, वो है गोलीय कोश के बाहर। जब बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी तो उसी में कुछ कंडीशंस अप्लाई करके हम निकाल लेंगे गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, ई वेक्टर इसी तरफ और डी ए वेक्टर, जैसा कि हम पीछे करते रहे। ये हो गया हमारा, यहाँ पर पूरी तरह से डिनोट हो गया। और पृष्ठ पर ये पी डैश पृष्ठ पर हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है, ये जो यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो ग्रेटर होगा किससे, कैपिटल आर से। आप देख भी सकते हैं, जब बाहर के लिए लेंगे, जब गोलीय को उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, तब हम क्या लेंगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, और ये होगा भी। यानी अभी हम ज्ञात कर रहे हैं बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर हमको 3 जगह ज्ञात करनी होगी गोलीय कोश के लिए। ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछा जाता है, शॉर्ट में नहीं पूछा जाता है।
तो एक आवेशित कोश केंद्र ओ से दूरी स्मॉल आर पर एक बिंदु पी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये स्मॉल आर दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र पी है और कैपिटल आर ये तो इसकी रेडियस है, यानी इस गोले की रेडियस है। तो गौसियन पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव डीए पर विचार करते हैं और इस अवयव पर विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल डीए वेक्टर दोनों ही बाहर की ओर त्रिज्यता दिष्ट हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये ई वेक्टर है, ये डीए वेक्टर है, दोनों बाहर की ओर दिष्ट करके इस पृष्ठ पर दिए हुए हैं और उनके बीच जो कोण है वो शून्य है, यानी इन दोनों के बीच, दोनों आपस में समांतर है तो दोनों के बीच का कोण क्या होगा, ये होगा शून्य। यानी जब हम आगे रखेंगे ई डी ए कॉस जीरो में तो वहाँ पर कॉस जीरो का मान क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पर कुल इस क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसे हम क्या लिख लेते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन कॉस थीटा थीटा की जगह क्या है 0, तो कॉस जीरो का मान 1, यानी इसको हम लिख लेंगे डी फाई ई बराबर ई ए, यानी ई डी ए, ये लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या है, संपूर्ण गौसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। गौसियन पृष्ठ कहीं भी आ जाए, यानी हमको लेना है क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, या इसे ही लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, और ई को कर देंगे हम क्या बाहर। अब संपूर्ण पृष्ठ पर ई क्या है, ई जो है वो है संपूर्ण पृष्ठ पर कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। तो अब हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हम आगे करेंगे ये जो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, ये क्या है, ये है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो दिया हुआ है ये है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्लोज इंटीग्रेशन डी ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यही हम रख देंगे, यानी फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रख देंगे। अब हम फिर लाते हैं, क्या लाते हैं, गॉस की प्रमेय, फिर आती है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, अब फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, एज इट इज़, हम यहाँ पर क्या रख देंगे, एज इट इज़ मान को रख देंगे, यानी कि दोनों, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, दोनों की आपस में क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इधर जो 4 पाई आर स्क्वायर था वो आ जाएगा नीचे इस प्रकार से। और ये कंडीशन कब है, जब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात कर रहे हैं। और यही होगा फार्मूला किसी गोलीय कोश के केंद्र से, यही होगा फार्मूला किसी बिंदु आवेश Q से दूरी r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए, यही फार्मूला होगा। इसी फार्मूले का यूज हम करेंगे किसके लिए, किसी बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब क्या करेंगे, इससे ही रिलेटेड, अब यहाँ पर हमने वहाँ पर पढ़ा था क्या, आयतन घनत्व, आयतन घनत्व पढ़ा था हमने वहाँ पर। तो उस आयतन घनत्व का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं करना है, जबकि हम पीछे रेखीय घनत्व या पृष्ठ घनत्व का उपयोग करते रहे हैं। और यहाँ पर भी हमको जो उपयोग में हमको उपयोग करना पड़ेगा वो हमको काम पड़ेगा यहाँ पर पृष्ठ घनत्व का। तो अब पृष्ठ घनत्व से जब Q बनाएंगे तो Q बराबर 4 पाई आर स्क्वायर अपान, यानी कि इंटू में हो जाएगा सिग्मा। ये कहाँ से आया, तो ये आ गया Q बराबर, क्योंकि ये जो सिग्मा दिया हुआ है, ये सिग्मा बराबर क्या होता है, Q अपान 4 पाई आर स्क्वायर। ये कहाँ से हुआ, देखिए पृष्ठ घनत्व का फार्मूला क्या होता है, Q अपान A। तो A क्या है, A यहाँ पर है पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी 4 पाई आर स्क्वायर, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वहीं से बनाया हमने Q बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। अब इस मान को इसमें रख देंगे, यानी Q की जगह रख देंगे, तो ये बन जाएगा E बराबर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपान 4 पाई इंटू सिग्मा भी रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो एक न्यू फार्मूला हमको यहाँ पर क्या मिला, न्यू फार्मूला हमको मिला E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमको क्या मिला, नया फार्मूला मिला। और यह एक समान आवेशित गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र क्या है,
वैकल्पिक सूत्र है। एक फार्मूला ये मिला और एक फार्मूला ये मिला, दोनों ही सेम है। ये क्या है? ये वैकल्पिक सूत्र है। वैकल्पिक सूत्र है किसके लिए? गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। और इसी फार्मूले का यूज करेंगे आगे जब हम अन्य दो कंडीशंस हमारी बची हुई है ना, गोले के पृष्ठ पर और गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब थोड़ा सा वापस लौटते हैं किसमें? इस गोले वाले फिगर में। अब जो हमारी दूसरी कंडीशन है कोश के पृष्ठ पर, यानी इस आवेशित गोलीय कोश के पृष्ठ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये है इसका पृष्ठ, ये है इसका वर्जिनल पृष्ठ, और इस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? ये आर रेडियस है इस जगह से इस जगह तक, और यहाँ तक की दूरी भी क्या होगी? स्मॉल आर हमने ले ली। तो अब क्या ये दोनों दूरी बराबर नहीं है? स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर नहीं है दूसरी कंडीशन के लिए? बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं। स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है कोश के पृष्ठ पर जब हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चलिए चलते हैं नीचे। तो दूसरी कंडीशन क्या है? कोश के पृष्ठ पर। दूसरी कंडीशन है कोश के पृष्ठ पर। अभी हमने क्या निकाली है? बाह्य बिंदु पर। अब निकालेंगे कोश के पृष्ठ पर। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये यहाँ पर होगा। अभी हमने आपको ऊपर फिगर में दिखाया ये चीज़। तो यहाँ पर जो हमारा दूसरा फार्मूला था, दूसरा फार्मूला क्या निकला था हमारा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपान स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें ही जब हम क्या रख देंगे, या तो कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख दो, या तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दो। तो ये दोनों जब बराबर ही हैं तो ये दोनों कट नहीं गए, तो कट गए तो हमारा जो फाइनल फार्मूला मिला वो हमको मिला ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए अलग अलग हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग कंडीशंस में। तो बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना है कि क्या पूछा गया है, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है। न्यूमेरिकल्स में इनका बहुत ही ज़्यादा यूज देखने को मिलेगा। अगर कोश के बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी गई है तो ऊपर जो फार्मूला निकला उसका उपयोग करेंगे। और अगर बात की जाए कोश के पृष्ठ पर तो यहाँ पर ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये होगा फार्मूला, ये फार्मूला होगा। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और आप ये फार्मूला ले लें या वो भी फार्मूला ले लें, उससे दोनों से ही ये दोनों चीज़ें आपस में आ जाएंगी, यानी यही संबंध आएगा ई बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हमारी क्या बची? अब हमारी बची तीसरी कंडीशंस, यानी कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करेंगे? तो अब कोश के अंदर हमको निकालनी है जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर क्या करेंगे? तो आपको एक कॉमन सेंस लगाना है। हमने वहाँ पर क्या किया था? हमने इस आवेशित गोले पर पूरा आवेश कहाँ? पृष्ठ पर वितरित कर दिया था, यानी बाहर ही पृष्ठ पर पूरा आवेश वितरित कर दिया। तो अंदर तो आवेश है ही नहीं, यानी अंदर जो Q का मान है वो तो है शून्य, अंदर कोई भी आवेश ही नहीं है। जब हमने आवेश को पृष्ठ पर वितरित कर दिया तो अंदर आवेश कहाँ बचेगा? तो अंदर आवेश ही नहीं है जब, तो Q जीरो। तो गॉस के नियम से वैद्युत फ्लक्स भी जीरो, और वैद्युत फ्लक्स जीरो तो ई भी जीरो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि गोलीय कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई हमेशा क्या होती है? हमेशा शून्य होती है। तो जब कभी न्यूमेरिकल्स में पूछ लिया जाए, किसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि वैद्युत किसी आवेशित गोलीय कोश के लिए, यानी किसी आवेशित गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर या कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वहाँ पर फार्मूला लगाने ना बैठ जाना आप, या कोई भी फार्मूला लगा के वहाँ पर आंसर न निकाल देना। ये हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी हमेशा शून्य ही होगी। किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण किसी आवेशित गोलीय कोश के आंतरिक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी हमेशा क्या होगी? हमेशा शून्य होगी। कोई भी फार्मूला नहीं लगाना, कोई भी वैल्यू नहीं निकालना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं निकालनी, सीधे से आंसर लिख देना है ई बराबर शून्य। और कारण भी हमने आपको बताया कि जब हम किसी आवेश को पृष्ठ पर ही वितरित कर देंगे तो अंदर आवेश है ही नहीं, और जब अंदर आवेश नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगा, और फ्लक्स जीरो होगा तो ई भी जीरो होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी जीरो होगी। अब हम ये जो तीनों कंडीशंस हैं इनको समराइज करके इनमें जो रिलेशन है वो समझते हैं और अलग अलग समझते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद रहे। अब चलिए इनको समराइज करके देखते हैं। तो किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण आंतरिक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? हमेशा शून्य, ई बराबर शून्य। ठीक है, क्योंकि आवेश शून्य है तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो भी शून्य होगी। ठीक है, और जब पूछी जाए किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये होती है हमेशा
ई हमेशा क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट ये फार्मूला होगा। लेकिन हमको ये अंतर देखना है कि कब शून्य, कब मैक्सिमम, कब कितनी, ये हम यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं। तो आंतरिक बिंदु पर ई बराबर 0, पृष्ठ पर ई मैक्सिमम। और अगर बात करें बाह्य बिंदु पर, तो यहाँ पर हमको फार्मूला मिला था लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, ई प्रोपोर्शनल 1/r²। ये संबंध मेन है हमारे लिए बाह्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो इस संबंध का क्या मतलब है, इस संबंध का ये मतलब है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है तो जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो तेजी से घटता है। जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो तेजी से घटता है। तेजी से क्यों घटता है, क्योंकि r² है ना। अगर 2 मीटर दूरी बढ़ी, 2 मीटर दूरी बढ़ी तो ये r² हो जाएगी, यानी तुरंत 4 गुना हो जाएगी। यानी जो वैद्युत क्षेत्र है वो 4 गुना तेजी से घट जाएगा। वैद्युत क्षेत्र बहुत ही तेजी से घटता है वाय बिंदु पर, जैसे हम दूरी को बढ़ाते जाते हैं। ये हमको कहाँ से मिला, ये रिलेशन कहाँ से मिला, वाय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। तो सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आंतरिक बिंदु पर E0 और पृष्ठ पर ई मैक्सिमम और वाय बिंदु पर ई प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी वाय बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तेजी से घटता है। तो ये थी हमारी गॉस की प्रमेय, गॉस थ्योरम, और उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, ये 3 हमने यहाँ पर एप्लीकेशंस किए, यानी 3 अनुप्रयोग किए और गॉस के नियम के बारे में पढ़ा। आज का जो लेक्चर है काफ़ी लंबा हो गया, क्योंकि हम अगर पहले ही इसको कंप्लीट कर देते तो एक डेरिवेशन हमारा बच जाता जिसका कोई मतलब नहीं है। तो दिस यूनिट हैज़ कंप्लीटेड टोटली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन, यानी थ्योरेटिकल पोर्शन के आधार पर हमने इस यूनिट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है, जैसे ही हमने इस गॉस से रिलेटेड जितने भी अनुप्रयोग हैं उनको कंप्लीट किया। तो ये 3 अनुप्रयोग और गॉस आज का लेक्चर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अच्छी तरह से देखिएगा, इसको बार बार देखिएगा, जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए, आपको अच्छी तरीके से ये कंप्लीट भी हो जाए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि गॉस की प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल के लेक्चर में हम लोग जो हमारी पूरी यूनिट में आए हुए जो फॉर्मूले हैं उनका पहले एक क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर हम न्यूमेरिकल्स में जाएंगे, और जो हमारी न्यू बुक यानी कि 2020-21 एडिशन की जो बुक होगी उससे जो न्यूमेरिकल होंगे उससे हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और आपके पास कोई भी बुक हो, हम बार बार यही बताते हैं, आपके पास कोई भी बुक हो, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम उसकी PDF न्यू बुक एडिशन की PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ पर आप उसके डाउनलोड कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं अपनी बुक में, और फिर आप वहाँ पर मार्क कर सकते हैं कि कौन कौन से हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हमारी पुरानी बुक और नई बुक में क्या अंतर है, क्या कुछ क्वेश्चन बदले गए हैं। बाकी हम उसी के हिसाब से एक एक न्यूमेरिकल्स कराते हुए आपको चलेंगे। तो आप इसी तरह से अच्छी तरीके से, हमने लगभग 6 लेक्चर्स में इस यूनिट को कंप्लीट किया है, तो आप अच्छी तरह से इसका रिवीजन कीजिए, अच्छी तरीके से पढ़िएगा। कल हम फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो इसी तरीके से इस क्लास से जुड़े रहिए और अपनी पढ़ाई को लगातार निरंतर जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।